हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। पिछली वीडियो में हमने वर्ण का पहला भेद स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का दूसरा भेद व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अगर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कै, ख, ग। इसमें क्या गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करें या बोलते समय अगर हमें स्वरों की सहायता ले उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कै, कै जो है हमारा, इसके नीचे अगर हलंत लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। परंतु अगर इसके हम कै के साथ प्लस ए जोड़ देंगे, ए क्या है, ए एक स्वर है, स्वर को जोड़ देंगे तो यह पूरा कै बन जाएगा, तो ही ये पूरा व्यंजन माना जाता है। अगर इसके नीचे अगर हम हलंत ही रहेगा तो ये आधा माना जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे ए जोड़ा तो ये पूरा हो गया, तो ये व्यंजन है। ऐसे हम लेते हैं पै, पै के नीचे अगर हम हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। अगर इसके साथ हमने कोई ए को जोड़ दिया, ए क्या है, एक स्वर है, तो ये पूरा पै बन जाएगा। पै क्या होगा, व्यंजन हो गया। ऐसा ही नहीं कि ये भी और भी देखते हैं हम। जैसे कि हमने लिख दिया माँ, माँ है। अब माँ के लिए पहले तो मैं, इसके नीचे हलंत लगा देंगे, फिर एक क्या लेंगे, स्वर लेंगे। स्वर हम लेते हैं आ। ठीक है, अब आ लिया तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया माँ, और ये क्या एक व्यंजन है। और व्यंजन कितने होते हैं देखते हैं। जो व्यंजन हमारे कै, ख, ग, घ, ड, चै, छ, जै, झ, ञ, टै, ड, द, ध, अण, तै, थ, द, ध, न, पै, फै, बै, भै, मै, य, र, ल, व, श, ह, स, ह, अक्षत्र ज्ञ, श। हाँ, सब इसको पहले क्या बोलते थे, ग बोलते थे। क्या बोलते थे, ग। पर ये ग नहीं, ज्ञ है। क्या है, ज्ञ। ठीक है, अब हम व्यंजन देख लिए सभी को। अब हम इसके भेदों के बारे में करेंगे। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। चौथा है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब मैं इनको शॉर्ट में बताती हूँ। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे लेके और मैं तक के तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल, व, 4 होते हैं। और फिर हमारा ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से, श, स, है। अब ऊष्म से ही पता चलता है कि गर्म हवा, इन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। अब खुद ही फील करके देखना है, अनुभव करके देखना। जिन वर्णों को बोलेंगे तो हमारे अंदर से गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, अब हमारा चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अक्षत्र ज्ञ, अक्षत्र ज्ञ, श। ठीक है, अगर आपको ये व्यंजन वर्ण का भेद, दूसरा भेद व्यंजन के बारे में समझ आ गया हो तो अब हम इन्हीं का भाग स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम व्यंजन का पहला भेद स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय मुख के कोई 2 भाग एक दूसरे को छू लेते हैं, तो इसने कहा है कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मीन होता है छूना, किसी चीज को छूना, स्पर्श करना। तो जिन वर्णों को बोलते समय अगर मुख के कोई 2 भाग एक दूसरे को छूते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जैसे कि ये संख्या में 25 होती हैं, 25 एक कौन कौन से होती हैं, ये होती हैं। अब इन्हें एक दूसरे को छूते किस प्रकार है, जैसे कै है, कै को अगर हम बोलेंगे तो हमारे मुख के कोई 2 भाग एक दूसरे को छुएंगे। ख बोलेंगे तो भी छुएंगे। अब ग बोलेंगे तो हमारे जो अंदर के कोई 2 भाग है वो एक दूसरे को छूते हैं। जैसे कि हम ले पै, पै बोलेंगे तो जो हमारे होठ हैं वो एक दूसरे को छुएंगे। ऐसे हम फै बोलेंगे, फै में दांत और होठ एक दूसरे को छूते हैं। बै होता है, बै में एक दूसरे को छूते हैं ना। ऐसे ही भै होता है, भै में हमारे होठ हैं जो एक दूसरे को छूते हैं। ऐसे ही मैं,
मैं में एक दूसरे के होते हैं हमारे होठ छूते हैं। अब मैंने क्या कहा था, ये कितने होते हैं, ये संख्या में 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कै, खे, गे, घै, डै, चै, छै, जै, झै, ञ, टै, ठै, डै, ढ, अणै, तै, थै, दै, ध, न, पै, फै, बै, भै, मैं। मैंने आपको बताया था ना ये कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हम अपने जो एक दूसरे के भागों को छू लेते हैं, बोलेंगे तो हमारे अंदर का कोई 2 भाग होते हैं, वे एक दूसरे छू लेते हैं, कोई भी भाग वो एक दूसरे को छूते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ये इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो अब मैंने आपको बताया था ना कि हम इनके 5 वर्गों के बारे में बताएंगे। चलो हम बताते हैं इनके 5 वर्ग कौन कौन से हैं। हमारा पहला वर्ग है कवर्ग। कौन सा है पहला, ये जो कै की लाइन जो होती है, कै की लाइन को हम बोलते हैं कवर्ग। तो ये पहला वर्ग है हमारा कवर्ग। ऐसे हमारा दूसरा वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग। अब हमारा ये कौन सा वर्ग है, ये चवर्ग। चवर्ग हो गया। अब तीसरा वर्ग है हमारा टवर्ग। अब टवर्ग, टै, टवर्ग। अब चौथा लाइन है हमारा तवर्ग। कौन सा है, तवर्ग। ऐसे हमारे 5वां लाइन है, इसको हम कहते हैं पवर्ग। तो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन्हें भी बोला जाता है, किस प्रकार बोला जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारा ये क्या है, ये हम लेते हैं, ये हमारा सिर्फ गला गला, आप जीभ को भूल जाइए, बस ये गला गला याद रखिए ये क्या है, ये सिर्फ गला है। अब मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे, ये क्या होता है हमारा, हमारे अंदर 5 ऑर्गन होते हैं। पहला ऑर्गन कौन सा है हमारा, ये कंठ। ठीक है, तो दूसरा ऑर्गन इसके ऊपर जो होते हैं ये होता है हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, तालुक्य। ऐसे हमारा तीसरा है हमारा मूर्धा। कौन सा है, मूर्धा। ऐसे हमारा चौथा है, चौथा कौन सा है हमारा, दंत्य। सिर्फ दंत, सॉरी नहीं आएगा। अब हमारा 5वां लास्ट ऑर्गन कौन सा है, सब लास्ट ऑर्गन हमारा ओष्ठ, जिसे हम कहते हैं होठ। ये 5 ऑर्गन होते हैं हमारे जीभ से लेके गले तक के। ठीक है, सॉरी होठ से लेके गले तक के। अब इन ऑर्गन के द्वारा ये कवर्ग, चवर्ग, टर्वग, तरवग और पवर्ग बोले जाते हैं। जैसे हमने बोलते हैं कवर्ग, कवर्ग को बोलते समय हमारे जो गला है वहाँ से साउंड इंडिकेट होती है। कौन सा, ये गला हमारा कंठ यहाँ से होती है। दूसरा है हमारा चवर्ग, चौवर्ग को बोलेंगे तो इससे ऊपर हमारा तालुक्य, तालुक्य से हमारी साउंड निकलती है। ठीक है, हमारा तीसरा है टवर्ग, टवर्ग को बोलेंगे तो हमारी मूर्धा होती है, उसके ऊपर तालुक्य के ऊपर यहाँ से साउंड क्या होती है, निकलती है। ऐसे हमारा ये चौथा है, चौथा कौन सा है, टवर्ग, टवर्ग को बोलेंगे तो जो हमारा दांत है वहाँ से साउंड निकलती है। ऐसे ही हमारा है पवर्ग, पवर्ग को बोलेंगे तो होठ जो होते हैं हमारे वहाँ से साउंड निकलती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हमारे होठ से लेके जो गले तक के होते हैं ये 5 ऑर्गन होते हैं। यहाँ तक के क्या होते हैं, ये 5 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो अब हम व्यंजन का ही दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन के बारे में करेंगे। अब हम व्यंजन का दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों में जीह्वा मुख के कोई भागों को पूरी तरह से छूती है तथा मुख में वायु भी बहुत कम समय के लिए रुकती है, अतः ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, रै,
ल, व। ठीक है, ये कितने हुए? 4 होती हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसमें जो हमारी जीभ होती है वो हमारे मुख को पूरी तरह से छू लेती है। मैंने आपको पहले बताया था स्पर्श व्यंजनों में हमारे जो मुख है उनके कोई 2 भाग को छूती है, परंतु इसके अंदर पूरे भागों को छू लेती है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि तथा मुख में वायु भी कम समय के लिए रुकती है। जैसे कि हम बोलते हैं रै, ये बोलते हैं, या को बोलते हैं हम कितने जल्दी बोलते हैं, इसको बोलने में थोड़ा जल्दी समय लगता है, इस प्रकार इसलिए इसके अंदर जो हवा होती है हमारे लिए कम समय के लिए रुकती है। ऐसे ही रै होता है, रै को भी हम बहुत जल्दी बोलते हैं तो इसमें वायु कम समय के लिए रुकती है हमारे मुख के अंदर। ऐसे ही लै को कितना जल्दी बोलते हैं तो वायु भी हमारे अंदर मुख के अंदर कम समय के लिए रुकती है। वह को भी हम जल्दी बोलते हैं तो इसमें वायु कम समय के लिए रुकती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया अंतर व्यंजन क्या होते हैं? अंतर व्यंजन वे होते हैं जिनमें जो जीभ होती है हमारे मुख के पूरे भागों को छू लेती हैं और इन्हें बोलते समय हमारे अंदर जो वायु है वो कम समय के लिए रुकती है। अगर आपको अंतर व्यंजन समझ में आ गया हो तो हम व्यंजनों का तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको व्यंजन का तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसमें ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय कुछ समय के लिए वायु मुंह में रुकती है और भाप बनकर बाहर निकलती है और सीटी जैसी आवाज आती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय जो वायु होती है वो थोड़े दिन मतलब वायु जो वो कुछ समय के लिए हमारे अंदर रुकती है। मैंने आपको बताया था जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें वायु नहीं रुकती ज़्यादा देर के लिए, जल्दी निकल जाती है वायु मुंह के अंदर। ठीक है, तो पर इसके अंदर वो रुकती है और सीटी सी आवाज आती है। अब देखो हम श बोलेंगे, श को बोलते समय अब खुद ही अनुभव करके देखो, श बोलते समय कुछ सीटी सी आवाज आती है क्योंकि स से सीटी बनता है। ठीक है, तो सीटी सी आवाज आती है। ऐसे हम श बोलेंगे, श में सीटी सी आवाज आती है। ऐसे हम स, इसमें भी सीटी सी आवाज आती है और उसको बोलेंगे हम तो जो वायु है वो हम अपने अंदर लेंगे श, तो जो वायु है वो खुद के अंदर रह जाएगी बहुत देर तक, कुछ समय के लिए। ऐसे ही स के अंदर खुद रह रही है ना अंदर, ऐसे हम श के अंदर हमारी जो वायु है वो हमारे अंदर कुछ समय के लिए रुकती है और थोड़ी सी सीटी सी आवाज निकलती है। ऐसे है ना है के अंदर जो वायु होती है वो हमारे अंदर कुछ समय के लिए रुकती है और उसमें भी सीटी से आवाज आती है। ठीक है, अगर आपको व्यंजन का तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन के बारे में समझ आ गया हो तो अब हम इसका चौथा भेद संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम व्यंजन का चौथा भेद संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलो, हिंदी में अक्षत्र ज्ञ और श इन्हें संयुक्त कहते हैं। ये व्यंजन के योग से बनते हैं इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमने अब तक पढ़ा है कि ऐसे ये वर्ण होते हैं जो किससे बनते हो? स्वरों से बनते हो, परंतु ये जो होते हैं ये वर्ण जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये वर्ण किस चीज से बनते हैं? ये व्यंजनों से भी बनते हैं और स्वरों से बनते हैं, ये दोनों से बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बताओ कैसे बनते हैं? जैसे कि हमने लिया कै, श, ए, अक्षय। जैसे हमने अक्षय है, ये क्या है? ये अक्षर। ठीक है, कै क्या है? स्वर है, सॉरी स्वर नहीं, व्यंजन है। अक्षय भी व्यंजन है और ए क्या है? स्वर है। ये दो देखो, कै के बाद क्या है? श के बाद ए है। जो कै और श है ये क्या है? व्यंजन है और जो ए है ये स्वर है। इसलिए ये जो दोनों व्यंजनों के योग से ये व्यंजन बना है। ठीक है, और उसके साथ स्वर भी आया है। ऐसे ही हमारा ये त्रय है, त्रय में स्वर भी है और व्यंजन भी है। तय स्वर है और रै भी स्वर है, सॉरी तय व्यंजन है, रै व्यंजन है और ए स्वर है। इन तीनों से बनके ये त्रय बना है, एक व्यंजन। उसी प्रकार हमारा ये क्या है? ज्ञ। क्या है? ज्ञ। ज्ञ में एक तो ये जय, क्या है ये? ज, और ये न्यो, य, ज, य और ए। ज और य तो है एक व्यंजन और ए क्या है? एक स्वर है।
तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या बना है, ज्ञ बना है। उसी प्रकार हमारा क्या है, ये श कैसे बना है, ये श है और ये र है, ये दो क्या हैं, स्वर है, सॉरी व्यंजन है, और ये क्या है, स्वर है। इन तीनों से बन के क्या बना है, हमारा श बना है। तो इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े और व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ी, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया हो तो हम वर्ण का तीसरा भेद आयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। अब हम वर्ण का तीसरा भेद आयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं। जो बिना किसी वर्ण के सहारे से नहीं बोले जाए, इसमें कहा है कि जो बिना किसी वर्ण, इसमें ना तो कोई वर्ण की जरूरत होती है, उसे आयोगवाह कहते हैं। जिन वर्णों में किसी वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। ये संतंत्र नहीं होते, इसलिए ये स्वरों के साथ नहीं आते। स्वर जो होते हैं वो संतंत्र होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, जो अहो और अंग होते हैं ये स्वरों के साथ आते हैं, परंतु ये स्वरों के साथ नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये संतंत्र नहीं है। स्वर जो होते हैं वो संतंत्र होते हैं, परंतु ये संतंत्र नहीं है, परंतु स्वरों के साथ लगकर आते हैं, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। और ये स्वरों के साथ भी लगते हैं कई बार, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं कहते इसे। ये तीन होते हैं, अनुस्वार जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु, ठीक है, और दूसरा है हमारा अनुनासिक, इसे हम कहते हैं बिंदु और इसे कहते हैं हम चंद्र बिंदु, और तीसरा है हमारा विसर्ग, ओह जिसे बोलते हैं हम, जिसमें इसका प्रयोग ज़्यादातर हम किस में करते हैं, संस्कृत में करते हैं, ठीक है। बस ये आयोगवाह में तीन होते हैं। आयोगवाह में तीन कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार में बिंदु होती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होती है, और स्वर में, विसर्ग में क्या होता है, ये ने वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन और उनके भी भेद पढ़ लिए हैं और उनके आयोगवाह भी पढ़ लिया है। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।